कमजोर राजकुमार। उसके भाई हंसते थे, पर अब पूरी दुनिया उसकी ताकत देखकर कांप रही है। एक ऐसी कहानी जो आपको हिलाकर रख देगी। क्या एक नकारा योद्धा ही बचाएगा हमारी दुनिया को? जानने के लिए अंत तक सुने। अंगड़ा इस्पात। हिमालय की भव्य चोटियों और सरसराते चीड़ के वनों के बीच सूर्यगढ़ का प्राचीन राज्य बसा हुआ था। पराक्रमी योद्धाओं की एक वंश परंपरा पीढ़ियों से सूर्यगढ़ पर शासन करती आई थी, जिनकी शक्ति और वीरता पूरे देश में प्रसिद्ध थी। वर्तमान राजा के पुत्रों में 3 भाई थे। वीर सबसे बड़ा, मांसपेशियों का एक पहाड़ और जोरदार हंसी वाला। अर्जुन दूसरा, जंगल की बिल्ली की तरह तेज और चालाक। और फिर कर्ण था। कर्ण अलग था। जहां उसके भाई ग्रेनाइट की मूर्तियों की तरह बने थे, कर्ण दुबला और पतला था। जहां वीर एक ही वार से एक पेड़ को चीर सकता था और अर्जुन एक जंगली घोड़े को पछाड़ सकता था, कर्ण को किताबों की संगति और तारों भरी रात के शांत चिंतन में अधिक रुचि थी। उसमें एक तेज दिमाग और एक दयालु हृदय था, ऐसे गुण जिनका उसके भाई अक्सर मजाक उड़ाते थे। देखो हमारे छोटे विद्वान को, वीर गरजता। उसकी आवाज प्रशिक्षण हॉल की छत को हिला देती। चमकती तलवारों से ज्यादा धूल भरी किताबों में दिलचस्पी। और क्या तुमने उसे कल प्रशिक्षण गदा उठाने की कोशिश करते देखा, भाई? अर्जुन बीच में बोलता, उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान होती। ऐसा लग रहा था जैसे हवा का एक तेज झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। उनके शब्द, हालांकि अक्सर मजाकिया लहजे में कहे जाते थे, कर्ण को गहराई से चुभते थे। वह अपना मूल्य साबित करना चाहता था, अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहता था, न कि उस कमजोर के रूप में जिसे वे समझते थे, बल्कि एक समान के रूप में। उसने लगन से प्रशिक्षण लिया, अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेला, लेकिन उसकी प्रगति उनकी स्वाभाविक क्षमता की तुलना में मामूली लगती थी। भारी तलवारें उसके हाथों में बोझिल लगती थीं, और कठोर अभ्यास उसे हाँफता और दर्द से भरा छोड़ देते थे। उसके पिता, राजा सूर्यसेन, एक बुद्धिमान और अनुभवी शासक, अपने बेटों को विचारपूर्वक देख रहे थे। उन्होंने वीर की भारी ताकत, अर्जुन की फुर्ती और कर्ण के अटूट दृढ़ संकल्प को देखा, यहाँ तक कि लगातार उपहास के बावजूद भी। वह जानते थे कि ताकत कई रूपों में आती है, लेकिन वह अपने भाइयों से स्वीकृति के लिए कर्ण की लालसा को भी समझते थे। एक दिन एक संदेशवाहक सूर्यगढ़ पहुंचा, जो भयानक समाचार लाया। रक्तबीज नामक एक दुर्जय राक्षस, जिसका रक्त अनगिनत क्लोन उत्पन्न करता था, अंधेरे जंगलों से उभरा था, पास के गांवों को आतंकित कर रहा था और राज्य की सीमाओं को खतरा पैदा कर रहा था। डर ने लोगों के दिलों को जकड़ लिया। राजा सूर्यसेन जानते थे कि यह एक ऐसा खतरा था जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। मेरे बहादुर योद्धाओं, उन्होंने घोषणा की, उनकी आवाज गंभीर थी, रक्तबीज हमारी भूमि को त्रस्त कर रहा है। उसकी शक्ति अपार है। मुझे अपने सबसे मजबूत लोगों की जरूरत है जो उसका सामना कर सकें। वीर ने अपनी छाती फुलाई, उसका हाथ स्वाभाविक रूप से उसकी कमर पर लटकी विशाल कुल्हाड़ी तक पहुंच गया। पिताजी, मैं इस राक्षस को एक कीड़े की तरह कुचल दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया, उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। उसकी तेजी ही उसका अंत होगा। मैं उसका शिकार करूंगा और उसका सिर आपके चरणों में ला दूंगा। फिर सबकी निगाहें कर्ण पर टिकीं। वह थोड़ा अलग खड़ा था, उसका हमेशा का शांत स्वभाव उदासी के संकेत से भरा हुआ था। वह जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। कमजोर कर्ण ऐसे भयानक शत्रु के विरुद्ध क्या कर सकता है? हालांकि राजा सूर्यसेन ने कर्ण को एक अलग तरह की अपेक्षा से देखा। कर्ण, उन्होंने कहा, उनकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल थी, तुम्हारा दिमाग तेज है। निरीक्षण करो, विश्लेषण करो। रक्तबीज के विरुद्ध केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं हो सकती। हमें रणनीति, समझ की आवश्यकता है। वीर ने दबी आवाज में उपहास किया और अर्जुन ने उससे एक जानती हुई नजर मिलाई। कर्ण ने उनके तिरस्कार की परिचित चुभन महसूस की, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ बदल गया। डर अभी भी था, लेकिन उसके नीचे अवज्ञा की एक चिंगारी जल उठी। वह कमजोर के रूप में देखे जाने से थक गया था। वह अपनी ताकत खोजेगा, भले ही उसके भाई उसे न देख सकें। वीर और अर्जुन आत्मविश्वास से भरे हुए शाही सेना के प्रमुख के रूप में रवाना हुए। कर्ण पीछे चला, तलवार ऊंची करके नहीं, बल्कि अपने दिमाग को दौड़ाते हुए, प्राचीन ग्रंथों और नक्शों का अध्ययन करते हुए, रक्तबीज की कमजोरियों के बारे में कोई भी सुराग ढूंढते हुए। दिन रात में बदलते गए। युद्ध के मैदान से खबर बुरी थी। रक्तबीज वास्तव में एक भयानक प्रतिद्वंद्वी था। उसके खून की हर बूंद जो जमीन पर गिरती थी, एक और समान राक्षस को जन्म देती थी, जिससे उसकी ताकत तेजी से बढ़ती जाती थी। शाही सेना अपनी बहादुरी के बावजूद हार रही थी। वीर की भारी ताकत अंतहीन आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकती थी, और अर्जुन की गति एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ बेकार थी जो हर जगह एक साथ मौजूद था। निराश होकर राजा सूर्यसेन ने कर्ण को बुलवाया। मेरे पुत्र, उन्होंने विनती की, उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। तुम्हारे भाई वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन वे हार रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ ऐसा मिला है जो हमारी मदद कर सके? कर्ण, जो अथक रूप से प्राचीन विद्या का अध्ययन कर रहा था, उसकी आंखें नींद की कमी से लाल थीं, आखिरकार ऊपर देखा। उसने अपने हाथों में एक भंगुर पीला पड़ा हुआ स्क्रॉल पकड़ा हुआ था।
पिताजी, उसने कहा, उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। किंवदंतियां एक कमजोरी की बात करती हैं। रक्तबीज की सच्ची शक्ति उसके कई रूपों में नहीं है, बल्कि एक ही शक्तिशाली स्रोत में है, उसके खून की पहली बूंद जो उसे बनाने के लिए कभी गिरी थी। उसने समझाया कि किंवदंतियां एक अनुष्ठान की बात करती हैं, उस पहली बूंद को शुद्ध करने का एक तरीका, जिससे उसका खून बांझ हो जाएगा। लेकिन अनुष्ठान के लिए भारी ताकत की नहीं, बल्कि सटीक आंदोलनों, प्राचीन प्रतीकों की गहरी समझ और एक केंद्रित दिमाग की आवश्यकता थी। इसके लिए सूक्ष्मता की आवश्यकता थी। वीर और अर्जुन, घायल और थके हुए, अपनी टूटी हुई शान के साथ राजधानी लौट आए। उन्होंने रक्तबीज की अंतहीन सेना का सामना किया था और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए थे। जब उन्होंने कर्ण के शब्द सुने तो वीर ने उपहास किया। अनुष्ठान और प्रतीक, क्या बकवास है, हमें ताकत चाहिए, न कि बचकाना खेल। अर्जुन, हालांकि उतना तिरस्कारपूर्ण नहीं था, फिर भी संशय में था। भाई, तुम्हारा मतलब अच्छा है, लेकिन ये बूढ़ी महिलाओं की कहानी की तरह लगता है, न कि राक्षसी भीड़ का समाधान। कर्ण ने अपने भाइयों को देखा, उनके तिरस्कार की परिचित चुभन मौजूद थी, लेकिन अब यह एक नए संकल्प के साथ मिश्रित थी। वह जानता था कि वे गलत थे, उनकी ताकत विफल हो गई थी। अब उसकी बारी थी। पिताजी, कर्ण ने राजा से कहा, उसकी आवाज़ स्पष्ट और अटूट थी, मुझे अपने सबसे अनुशासित सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी प्रदान करें। मैं इस अनुष्ठान का प्रयास करूंगा। राजा सूर्यसेन ने कर्ण की आंखों में सच्चाई देखकर और अन्य सभी विकल्पों को समाप्त कर देने के बाद सहमति व्यक्त की। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ जाने के लिए कुशल तीरंदाजों और तेज तर्रार योद्धाओं का एक छोटा समूह चुना। कर्ण अपने छोटे से दल का नेतृत्व करते हुए जंगल के भीतर गहराई तक गया, रक्तबीज द्वारा छोड़े गए विनाश के निशान का पीछा करते हुए। उसने वीर की तरह सीधे लड़ाई में जांपा नहीं लगाई, नहीं उसने अर्जुन की तरह तेज हमलों पर भरोसा किया। इसके बजाय वह सावधानी से आगे बढ़ा, इलाके का निरीक्षण करते हुए, राक्षस के हमलों के पैटर्न और उसके क्लोन के गुना होने के तरीके को देखते हुए। अंततः उन्होंने रक्तबीज को एक खुले मैदान में पाया, जो उसके रक्त से उत्पन्न अनगिनत प्रतिकृतियों से घिरा हुआ था। वीर और अर्जुन, जो अविश्वास और थोड़ी सी उम्मीद के मिश्रण से कर्ण के पीछे चले गए थे, छाया में से देख रहे थे। रक्तबीज दहाड़ा, एक ऐसी आवाज जिसने धरती को हिला दिया, उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा से जल रही थीं। वह कर्ण की ओर झपटा, उसके विशाल पंजे फैले हुए थे। कर्ण के चारों ओर के सैनिकों ने अपने धनुष उठाए, तीरों की बौछार करने के लिए तैयार, लेकिन कर्ण ने अपना हाथ उठाया। नहीं, उसने आदेश दिया, हमें एक रास्ता बनाना होगा, सीधे मुकाबला नहीं करना है। प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए कर्ण ने अपने छोटे से बल को सटीक निर्देशों के साथ निर्देशित किया। तीरंदाजों ने मारने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने के लिए गोली चलाई, अंगों को निशाना बनाया और रक्तबीज का ध्यान आकर्षित किया। तेज योद्धा समन्वित पैटर्न में चले, विपथन पैदा किए और मुख्य राक्षस को उसके गुना करने वाले क्लोन से दूर लुभाया। कर्ण खुद आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ आगे बढ़ा, रक्तबीज के अनाड़ी हमलों को चकमा देता रहा। वह पारंपरिक अर्थों में मजबूत नहीं था, लेकिन वह तेज और फुर्तीला था, उसके आंदोलनों तरल और कुशल थे। उसने पर्यावरण का लाभ उठाया, गिरे हुए लट्ठों पर छलांग लगाई और चट्टानों के पीछे छिप गया। वीर और अर्जुन आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने कर्ण को इतनी लगन, इतने ध्यान से कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही उसके पतले शरीर में समा गया हो। अंततः सावधानीपूर्वक व्यवस्थित युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला के बाद कर्ण रक्तबीज को एक विशिष्ट स्थान पर लुभाने में कामयाब रहा, प्राचीन काई से ढके पत्थरों का एक टुकड़ा, जो धुंधले, लगभग अदृश्य प्रतीकों से चिन्हित था। स्क्रॉल में वर्णित अनुसार यही कुंजी थी। जब रक्तबीज निराशा में दहाड़ा, कर्ण ने एक ऐसी गति के साथ जिसने उसे खुद को भी आश्चर्यचकित कर दिया, एक छोटी, जटिल नक्काशीदार चांदी की कटार निकाली। ये भारी ताकत का हथियार नहीं था, बल्कि सटीकता के लिए डिजाइन किया गया था। उसने रक्तबीज की छाती पर एक छोटे, लगभग अगोचर निशान को निशाना बनाया, उसके पहले घाव का पौराणिक निशान। काले, चिपचिपे खून की एक बूंद निशान से निकली और काई से ढके पत्थर पर गिर गई। तुरंत पत्थर पर के प्रतीक एक अलौकिक प्रकाश से चमकने लगे। फिर कर्ण ने स्क्रॉल से प्राचीन छंदों का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से गुंजायमान और शक्ति से भरी हुई थी। जैसे ही जाप अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा, पत्थर पर रक्तबीज के खून की बूंद टिमटिमाने लगी और फिर शुद्ध सफेद रोशनी में घुल गई। उसी क्षण रक्तबीज के अनगिनत क्लोन जो मैदान में भरे हुए थे, एक एक करके टिमटिमाने और फीके पड़ने लगे, जब तक कि केवल मूल राक्षसी कमजोर और असुरक्षित नहीं रह गया। रक्तबीज अविश्वास और पीड़ा में दहाड़ा, क्योंकि उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसने कर्ण को देखा, गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी की बढ़ती हुई अनुभूति के साथ। वीर और अर्जुन इस अविश्वसनीय मोड़ को देखकर आगे बढ़े, उनका पहले का उपहास विस्मय से बदल गया। इस बार जब वीर ने अपनी शक्तिशाली कुल्हाड़ी चलाई, तो रक्तबीज खुद को बचाने के लिए बहुत कमजोर था। अर्जुन के तेज वार आसानी से अपने निशाने पर लगे, और अंत में एक संयुक्त प्रयास से दोनों बड़े भाइयों ने कमजोर राक्षस को गिरा दिया।
मैदान पर सन्नाटा छा गया, केवल पत्तियों की हल्की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। वीर और अर्जुन गिरे हुए रक्तबीज के ऊपर खड़े थे, फिर करण की ओर मुड़े, जो चुपचाप चमकते पत्थरों के पास खड़ा था। चांदी की कटार अभी भी उसके हाथ में थी। वीर, जो एक पहाड़ जैसा आदमी था, करण की ओर चला। उसकी हमेशा की जोरदार हंसी गायब थी। वह अपने छोटे भाई के सामने रुका और पहली बार उसकी आंखों में सच्ची श्रद्धा थी। करण भाई, हम गलत थे। तुम्हारी ताकत तुम्हारी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी बुद्धि में है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी हमेशा की चंचल मुस्कान एक सच्ची मुस्कान से बदल गई। तुमने वह देखा जो हम नहीं देख सके। तुमने एक ऐसा रास्ता खोजा जहां हमारी ताकत विफल हो गई। तुमने हम सबको बचा लिया। करण ने अपने भाइयों को देखा, भावनाओं की एक लहर उस पर छा गई। वर्षों का उपहास, अपर्याप्तता की भावना, उनकी नई मिली श्रद्धा की गर्मी में पिघलती हुई लग रही थी। उसने उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अपनी अनूठी शक्तियों को अपनाकर उसने उनकी अपेक्षाओं को पार कर लिया था और अपना मूल्य ऐसे साबित किया था जिसकी वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। करण की बुद्धि और बहादुरी की खबर पूरे सूर्यगढ़ में फैल गई। अब उसे कमजोर नहीं, बल्कि बुद्धिमान योद्धा के रूप में देखा जाता था, जिसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक अजेय दुश्मन को हराया था। उसने अपनी ताकत भारी बल में नहीं, बल्कि ज्ञान, रणनीति और अटूट दृढ़ संकल्प में पाई थी। उसके भाइयों के उपहास ने उसे तोड़ा नहीं था, इसने उसे गढ़ दिया था, अंगड़े इस्पात की तरह, एक अलग तरह के हथियार में, मन के हथियार में। उस दिन से तीनों भाई एकजुट होकर खड़े रहे, प्रत्येक दूसरे की अनूठी शक्तियों को पहचानते और उनका सम्मान करते थे। वीर की शक्ति, अर्जुन की गति और करण की बुद्धि ने मिलकर सूर्यगढ़ को और भी अधिक दुर्जय राज्य बना दिया। और करण, वह भाई जिसका कभी उसकी कमजोरी के लिए उपहास किया जाता था, इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक क्षमता में ही नहीं, बल्कि अपने रास्ते को अपनाने के साहस और एक तेज और दयालु दिमाग की शक्ति में निहित है। और इस तरह करण की कहानी समाप्त होती है। अंगड़ा इस्पात, जिसने अपनी ताकत युद्ध की दहाड़ में नहीं, बल्कि अपने दिल की शांत बुद्धि में पाए। अंगड़ा इस्पात भाग 2, अग्नि परीक्षा। सूर्यगढ़ में शांति लौट आई थी, लेकिन करण का जीवन बदल चुका था। अब वह केवल राजकुमार नहीं, बल्कि एक सम्मानित योद्धा और रणनीतिकार था। वीर और अर्जुन अब उसे बराबरी का दर्जा देते थे और उनके बीच एक अटूट भाईचारा पनप उठा था। राजा सूर्यसेन अपने सबसे छोटे पुत्र की बुद्धि और दूरदर्शिता पर गर्व करते थे, लेकिन नियति के मन में कुछ और ही योजनाएं थीं। रक्तबीज की हार के कुछ वर्ष बाद सूर्यगढ़ पर एक नया खतरा मंडराने लगा। उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से जहरदंत के नेतृत्व में बर्बर जनजातियों का एक विशाल समूह उतर आया। जहरदंत एक क्रूर और निर्दयी योद्धा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास काले जादू की शक्तियां थीं। उसकी सेना ने सीमावर्ती गांवों को उजाड़ना शुरू कर दिया, लूटपाट और हत्याएं मचाईं। जब ये समाचार सूर्यगढ़ पहुंचा, तो राजा सूर्यसेन चिंतित हो उठे। जहरदंत की सेना रक्तबीज की तरह अलौकिक नहीं थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी और उनकी क्रूरता जग जाहिर थी। वीर अपनी विशाल सेना के साथ सीमा की ओर रवाना हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ कि वह इन बर्बरों को धूल चटा देगा। अर्जुन अपनी तेज गति और अचूक तीरंदाजी के साथ आगे बढ़ा, घात लगाकर हमला करने और दुश्मन को भ्रमित करने की रणनीति के साथ। करण भी उनके साथ गया, लेकिन इस बार वह युद्ध के मैदान में सबसे आगे नहीं था। राजा सूर्यसेन ने उसे सेना के पीछे रहने और समग्र रणनीति बनाने का कार्य सौंपा था। करण जानता था कि जहरदंत केवल एक साधारण बर्बर सरदार नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी चालाकी और एक भयानक दृढ़ संकल्प दिखाई देता था। वीर की सीधी टक्कर की रणनीति शुरू में सफल रही। उसकी शक्तिशाली सेना ने कई शुरुआती लड़ाइयों में जहरदंत की सेना को पीछे धकेल दिया, लेकिन बर्बरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और जहरदंत ने अप्रत्याशित रणनीति का उपयोग करना शुरू कर दिया। वे रात में अचानक हमला करते, जंगलों और पहाड़ों का फायदा उठाते हुए घात लगाते और रसद आपूर्ति को बाधित करते। अर्जुन की फुर्तीली टुकड़ियां दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचा रही थीं, लेकिन वे भी बर्बरों की अथाह संख्या के सामने थकने लगे थे। वीर और अर्जुन दोनों को एहसास होने लगा था कि यह लड़ाई रक्तबीज से कहीं अलग थी। यहाँ केवल ताकत और गति ही पर्याप्त नहीं थे। एक रात, जब वीर की सेना एक सनकरे पहाड़ी दर्रे में फंसी हुई थी, जहरदंत ने एक भयानक हमला किया। बर्बरों ने ऊपर से पत्थरों और जलते हुए तीरों की बौछार कर दी और नीचे से अचानक धावा बोल दिया। वीर की सेना को भारी नुकसान हुआ और खुद वीर गंभीर रूप से घायल हो गया। अर्जुन, जो पास ही लड़ रहा था, अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह भी बर्बरों से घिर गया। जब ये भयानक समाचार सूर्यगढ़ पहुंचा, तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राजा सूर्यसेन टूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने करण को बुलाया। करण, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ दुख और चिंता से भरी हुई थी, तुम्हारे भाइयों को खतरा है। हमारी सेना हार रही है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? करण का चेहरा गंभीर था। उसने पहले ही समझ लिया था कि वीर की सीधी लड़ाई की रणनीति जहरदंत के खिलाफ काम नहीं करेगी।
बर्बर संख्या में बहुत अधिक थे और वे अपनी क्रूरता और अप्रत्याशित युद्ध शैली के लिए जाने जाते थे। पिताजी, कर्ण ने कहा, हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। हमें जहरदंत की ताकत को उसकी कमजोरी में बदलना होगा। कर्ण ने एक विस्तृत योजना बनाई। उसने राजा से शेष सेना को इकट्ठा करने और उसे 3 भागों में विभाजित करने के लिए कहा। पहले भाग का नेतृत्व वह स्वयं करेगा, दूसरे का नेतृत्व राजा करेंगे और तीसरे को आरक्षित रखा जाएगा। उसकी योजना थी कि जहरदंत की सेना को एक जाल में फंसाया जाए और फिर एक साथ 3 तरफ से हमला किया जाए। कर्ण जानता था कि यह एक जोखिम भरी योजना थी। यदि जहरदंत को उनकी चाल का पता चल गया तो उनकी सेना पूरी तरह से नष्ट हो सकती थी। लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वीर और अर्जुन खतरे में थे और राज्य का भविष्य दांव पर लगा था। कर्ण ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए उत्तर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उसने स्थानीय लोगों से जहरदंत और उसकी सेना के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि जहरदंत एक कुशल शिकारी और रणनीतिकार था जो बर्फीले पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने का माहिर था। उसे काले जादू की कुछ बुनियादी बातों का भी ज्ञान था, जिसका उपयोग वह अपने दुश्मनों को डराने और अपनी सेना को प्रेरित करने के लिए करता था। कर्ण ने सावधानीपूर्वक अपनी चालें चलीं। उसने अपनी सेना को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया और उन्हें अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ने का आदेश दिया। वह चाहता था कि जहरदंत को ये लगे कि शाही सेना भ्रमित और बिखरी हुई है। उधर जहरदंत अपनी सफलताओं से उत्साहित था। उसने वीर की सेना को बुरी तरह से हराया था और अब सूर्यगढ़ की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा था। उसे कर्ण के बारे में पता था, लेकिन उसने उसे एक कमजोर और महत्वहीन राजकुमार के रूप में खारिज कर दिया था। कर्ण ने एक ऐसी जगह चुनी जहां वह जहरदंत को फंसा सकता था, एक संकरा घाटी जिसके दोनों ओर ऊंची चट्टानें थीं और घाटी के अंत में एक घना जंगल था। उसने अपनी सेना को इस घाटी के मुहाने पर इस तरह से तैनात किया कि दुश्मन को उनकी सही संख्या का अंदाजा न हो सके। जब जहरदंत की सेना घाटी में दाखिल हुई तो कर्ण ने अपने सैनिकों को संकेत दिया। घाटी के दोनों ओर छिपे हुए तीरंदाजों ने बर्बरों पर तीरों की बौछार कर दी। एक ही झटके में दुश्मन के कई सैनिक ढेर हो गए। जहरदंत भौंचक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शाही सेना इतनी जल्दी पलटवार करेगी, और वह भी इस तरह से। उसने तुरंत अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा सूर्यसेन के नेतृत्व में शाही सेना का दूसरा भाग जंगल से निकल आया और बर्बरों के पीछे से हमला कर दिया। बर्बर 2 तरफ से घिर गए थे और बुरी तरह से फंस गए थे। कर्ण ने खुद अपनी छोटी सी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए जहरदंत पर सीधा हमला किया। वह जानता था कि यदि वह इस क्रूर सरदार को हराने में कामयाब हो गया तो बर्बरों का मनोबल टूट जाएगा। जहरदंत एक शक्तिशाली योद्धा था और उसने कर्ण का बहादुरी से मुकाबला किया। दोनों के बीच तलवारें टकराईं और घाटी में धातु की झंझनाहट गूंज उठी। कर्ण शारीरिक रूप से जहरदंत से कमजोर था, लेकिन उसकी फुर्ती और तेज दिमाग ने उसे मुकाबले में बनाए रखा। कर्ण ने जहरदंत की युद्ध शैली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। उसने देखा कि बर्बर सरदार अपनी ताकत और क्रूरता पर बहुत अधिक भरोसा करता था, लेकिन उसमें धैर्य और रणनीतिक सोच की कमी थी। कर्ण ने एक चाल चली। उसने जानबूझकर पीछे हटते हुए दिखाया। जहरदंत को यह विश्वास दिलाया कि वह डर गया है। बर्बर सरदार झांसे में आ गया और उसने पूरी ताकत से कर्ण पर हमला कर दिया। इसी क्षण कर्ण ने अचानक अपनी दिशा बदली और एक तेज वार से जहरदंत के हाथ से तलवार छीन ली। इससे पहले कि बर्बर सरदार कुछ समझ पाता, कर्ण ने अपनी कटार निकाली और उसे जहरदंत के हृदय में उतार दिया। जहरदंत चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बर्बर सेना में भगदड़ मच गई। अपने नेता को मरा हुआ देखकर उन्होंने हथियार डाल दिए और भागने लगे। शाही सेना ने उनका पीछा किया और उन्हें बुरी तरह से हराया। जहरदंत का खतरा हमेशा के लिए टल गया था। वीर और अर्जुन, जो अपनी चोटों से उबर रहे थे, ने सुना कि कर्ण ने कैसे जहरदंत को हराया। वे अपने छोटे भाई की बहादुरी और रणनीतिक कौशल से बहुत प्रभावित हुए। जब कर्ण विजयी होकर सूर्यगढ़ लौटा तो उसका भव्य स्वागत किया गया। पूरे राज्य ने उसकी वीरता का गुणगान किया। राजा सूर्यसेन ने कर्ण को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने जान लिया था कि कर्ण न केवल एक बुद्धिमान शासक बनेगा, बल्कि एक महान योद्धा भी साबित होगा। लेकिन कर्ण का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जहरदंत की हार के बाद उसे पता चला कि बर्बर जनजातियां केवल एक बड़े खतरे का हिस्सा थीं। उत्तर के पहाड़ों में काले जादू के एक शक्तिशाली स्वामी कालनेमी ने अपना ठिकाना बना लिया था। कालनेमी जहरदंत का संरक्षक था और उसने सूर्यगढ़ को नष्ट करने की कसम खाई थी। कालनेमी रक्तबीज से भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक था। वह सदियों से जीवित था और उसने काले जादू की गुप्त विद्याओं में महारत हासिल कर ली थी। उसके पास राक्षसों और बुरी आत्माओं की एक विशाल सेना थी और वह पूरे आर्यावर्त पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। कर्ण जानता था कि कालनेमी का सामना करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। उसने अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली थी और वह इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था।
करण ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं और सलाहकारों को इकट्ठा किया और कालनेमी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। उसने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और कालनेमी की कमजोरियों के बारे में जानने की कोशिश की। उसे पता चला कि कालनेमी की शक्ति का स्रोत एक प्राचीन और शक्तिशाली कलाकृति थी, जिसे अंधकार का हृदय कहा जाता था। ये कलाकृति उसे असीम शक्ति प्रदान करती थी और उसे लगभग अजेय बना देती थी। किंवदंतियों के अनुसार अंधकार के हृदय को केवल एक ऐसा व्यक्ति नष्ट कर सकता था जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो और जिसमें अटूट इच्छा शक्ति हो। करण जानता था कि वह इस चुनौती के लिए तैयार है। उसने अपने मन को शुद्ध किया और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया। उसने वीर और अर्जुन से भी मदद मांगी और दोनों भाई बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ खड़े हो गए। तीनों भाइयों ने एक गुप्त योजना बनाई। वे कालनेमी के ठिकाने पर चुपके से घुसपैठ करेंगे और अंधकार के हृदय को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। यह एक बहुत ही खतरनाक मिशन था, लेकिन वे जानते थे कि यदि वे सफल नहीं हुए तो पूरे आर्यावर्त पर अंधेरा छा जाएगा। तीनों भाई रात के अंधेरे में कालनेमी के गढ़ की ओर रवाना हुए। उनका रास्ता खतरनाक और दुर्गम था। उन्हें बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ा और कालनेमी के राक्षसी पहरेदारों से बचना पड़ा। अंततः वे कालनेमी के गढ़ के केंद्र में पहुंच गए। वहां एक काले वेदी पर अंधकार का हृदय रखा हुआ था। यह एक चमकता हुआ काला पत्थर था जिससे एक ठंडी और भयानक ऊर्जा निकल रही थी। कालनेमी वेदी के पास खड़ा था, अपने राक्षसी सेवकों से घिरा हुआ। उसने तीनों भाइयों को देखते ही एक भयानक अट्टहास किया। तुम मूर्ख हो जो यहाँ आए हो, उसने कहा। उसकी आवाज में घृणा और अहंकार भरा हुआ था। तुम कभी भी मुझे और अंधकार के हृदय को नहीं हरा सकते। कालनेमी ने अपने राक्षसों को तीनों भाइयों पर हमला करने का आदेश दिया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वीर अपनी विशाल शक्ति से राक्षसों को कुचल रहा था, अर्जुन अपनी तेज गति से उन पर तीरों की बौछार कर रहा था और करण अपनी बुद्धि और रणनीति से उनका मुकाबला कर रहा था। लेकिन कालनेमी के राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तीनों भाई धीरे धीरे गिरने लगे। करण जानता था कि उन्हें कुछ करना होगा और वह भी जल्दी। उसने वीर और अर्जुन को कालनेमी को व्यस्त रखने के लिए कहा, जबकि वह अंधकार के हृदय तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वीर और अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, कालनेमी और उसके राक्षसों को पीछे धकेलते रहे। करण ने मौका पाकर वेदी की ओर दौड़ लगाए। कालनेमी ने उसे देख लिया और गुस्से से दहाड़ा। उसने करण पर एक शक्तिशाली काले जादू का हमला किया। करण ने मुश्किल से खुद को बचाया और वेदी तक पहुंच गया। उसने अंधकार के हृदय को ध्यान से देखा। वह जानता था कि इसे नष्ट करने के लिए उसे अपने हृदय की सारी शुद्धता और अपनी अटूट इच्छा शक्ति को केंद्रित करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर की सारी नकारात्मकता और डर को दूर कर दिया। उसने केवल अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा करने की अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया। फिर उसने अपनी चांदी की कटार निकाली और उसे अंधकार के हृदय पर पूरी ताकत से वार कर दिया। एक भयानक धमाका हुआ। अंधकार का हृदय टूट गया और उसमें से एक तेज सफेद रोशनी निकली। ये रोशनी पूरे गढ़ में फैल गई और कालनेमी और उसके राक्षसों को जलाकर राख कर दिया। कालनेमी एक चीख के साथ गायब हो गया और उसका बुरा शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जब रोशनी फीकी पड़ी तो करण, वीर और अर्जुन वेदी के पास खड़े थे, थके हुए लेकिन विजयी। उन्होंने एक साथ मिलकर आर्यावर्त को एक महान खतरे से बचाया था। सूर्यगढ़ में फिर से खुशियां लौट आईं। करण को एक महान नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उसने अपनी बुद्धि, अपनी बहादुरी और अपनी अटूट इच्छाशक्ति से यह साबित कर दिया था कि सच्ची ताकत शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक होती है। वीर और अर्जुन ने भी महसूस किया कि करण हमेशा से उनसे अधिक मजबूत था, क्योंकि उसकी ताकत उसके हृदय और उसके मन में थी। तीनों भाइयों का बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। करण ने एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में सूर्यगढ़ पर शासन किया। उसने अपने राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले गया, और जब भी कोई नया खतरा मंडराता, करण हमेशा अपने लोगों की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ा रहता। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने उपहास और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी सच्ची ताकत को पहचाना और अपने राज्य को बचाया। अंगड़ा इस्पात, जो पहले कमजोर समझा जाता था, अंततः सबसे मजबूत साबित हुआ। अंगड़ा इस्पात भाग 3, नियति का आह्वान। सूर्यगढ़ में कई वर्ष शांति और समृद्धि में बीते। करण एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा साबित हुआ। वीर और अर्जुन उसके वफादार सलाहकार और शक्तिशाली योद्धा बने रहे। तीनों भाइयों ने मिलकर अपने राज्य को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखा और आंतरिक रूप से मजबूत बनाया। लेकिन नियति कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं रहती। एक दिन एक रहस्यमय बीमारी सूर्यगढ़ में फैलनी शुरू हो गई। लोग अचानक कमजोर पड़ने लगे, उनकी त्वचा पीली पड़ गई और उन्हें तेज बुखार आने लगा। वैद्य और हकीम इस नई बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। धीरे धीरे बीमारी पूरे राज्य में फैल गई और सूर्यगढ़ की खुशियां मातम में बदल गईं। राजा करण चिंतित हो उठा।
उसने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकारों और विद्वानों को बुलाया और उनसे इस रहस्यमय बीमारी का कारण और इलाज ढूंढने का आग्रह किया। कई दिनों और रातों तक शोध करने के बाद विद्वानों को प्राचीन ग्रंथों में एक उल्लेख मिला। ग्रंथों के अनुसार ये बीमारी अंधकार का शाप थी, जो सदियों पहले एक शक्तिशाली जादूगर द्वारा दिया गया था। ये शाप केवल तभी तोड़ा जा सकता था जब जीवन का अमृत नामक एक दुर्लभ औषधि प्राप्त की जाए। यह अमृत हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में एक गुप्त स्थान पर पाया जाता था, जिसकी रक्षा भयानक प्राणी करते थे। करण जानता था कि यह एक कठिन और खतरनाक यात्रा होगी, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने वीर और अर्जुन से सलाह ली और दोनों भाई बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने एक छोटा सा दल तैयार किया और जीवन के अमृत की खोज में निकल पड़े। उनकी यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। उन्हें घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक नदियों को पार करना पड़ा। रास्ते में उन्होंने कई भयानक प्राणियों का सामना किया, लेकिन अपने साहस और कौशल से वे हर बाधा को पार करते गए। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर बढ़ते गए, मौसम और भी खराब होता गया। बर्फीली हवाएं चल रही थीं और रास्ते फिसलन भरे थे, लेकिन तीनों भाइयों ने हार नहीं मानी। वे अपने लक्ष्य पर दृढ़ थे। अंततः वे उस गुप्त स्थान पर पहुंच गए जहां जीवन का अमृत छिपा हुआ था। यह एक बर्फीली गुफा थी, जिसके प्रवेश द्वार पर दो विशाल हिमदानव पहरा दे रहे थे। ये दानव बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने तीनों भाइयों पर तुरंत हमला कर दिया। वीर ने अपनी विशाल गदा उठाई और एक दानव से भिड़ गया। अर्जुन ने अपनी तेज तलवारें निकाली और दूसरे दानव पर हमला कर दिया। करण ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए दानवों के हमलों को चकमा दिया और उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद तीनों भाई दानवों को हराने में कामयाब हो गए। वे गुफा के अंदर दाखिल हुए और वहां उन्हें एक छोटा सा क्रिस्टल का पात्र मिला, जिसमें एक चमकता हुआ तरल भरा हुआ था, जीवन का अमृत। तीनों भाई खुशी से झूम उठे। उन्होंने अमृत प्राप्त कर लिया था और अब वे अपने लोगों को अंधकार के शाप से बचा सकते थे। लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वे गुफा से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि आकाश काला पड़ गया है और एक भयानक तूफान आ रहा है। उन्हें पता चल गया कि कालनेमी का कोई बचा हुआ सेवक या कोई अन्य शक्तिशाली शत्रु उनके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। अचानक उनके सामने एक भयानक प्राणी प्रकट हुआ, एक विशालकाय गरुड़, जिसके पंख काले थे और आंखें आग की तरह जल रही थीं। ये गरुड़ कालनेमी का सबसे वफादार सेवक था और उसके पास काले जादू की शक्तियां थीं। गरुड़ ने तीनों भाइयों पर हमला कर दिया। वह अपनी तेज चोंच और तीखे पंजों से उन पर वार कर रहा था। वीर और अर्जुन ने अपनी तलवारों और गदा से उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ बहुत शक्तिशाली था। करण जानता था कि उन्हें इस प्राणी को हराने का कोई और तरीका खोजना होगा। उसने ध्यान से गरुड़ को देखा और उसकी कमजोरियों का पता लगाने की कोशिश की। उसे याद आया कि प्राचीन ग्रंथों में गरुड़ों के बारे में एक बात लिखी हुई थी, वे तेज रोशनी से डरते हैं। करण ने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन तुरंत समझ गया। उसने अपने तरकश से कुछ विशेष तीर निकाले, जिनके सिरों पर छोटे छोटे शीशे लगे हुए थे। उसने उन तीरों को सूर्य की दिशा में साधा और एक साथ कई तीर गरुड़ की आंखों की ओर चला दिए। तीरों के शीशों से टकराकर सूर्य की किरणें गरुड़ की आंखों पर पड़ीं। प्राणी एक दर्दनाक चीख मारकर पीछे हट गया, अपनी आंखों को अपने काले पंखों से ढक लिया। करण ने तुरंत मौका लपक लिया। उसने वीर को इशारा किया और दोनों भाई एक साथ गरुड़ पर कूद पड़े। वीर ने अपनी शक्तिशाली गदा से गरुड़ के एक पंख पर वार किया और करण ने अपनी चांदी की कटार से उसकी छाती पर निशाना साधा। गरुड़ एक आखिरी चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा, मृत। तीनों भाइयों ने राहत की सांस ली। उन्होंने एक और भयानक खतरे को पार कर लिया था। वे तुरंत सूर्यगढ़ की ओर लौट पड़े, अपने साथ जीवन का अमृत लिए हुए। जब वे सूर्यगढ़ पहुंचे तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। करण ने तुरंत अमृत को पूरे राज्य में वितरित करने का आदेश दिया। धीरे धीरे बीमारी कम होने लगी और लोग फिर से स्वस्थ होने लगे। सूर्यगढ़ फिर से खुशियों से भर गया। करण की बहादुरी और अपने लोगों के प्रति उसका समर्पण एक बार फिर साबित हो गया था। वह न केवल एक बुद्धिमान राजा था, बल्कि एक महान योद्धा और एक सच्चा उद्धारक भी था। लेकिन नियति के खेल अभी समाप्त नहीं हुए थे। एक रात जब करण अपने कक्ष में आराम कर रहा था, उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने एक रहस्यमय आवाज सुनी, जो उसे दूर देश की यात्रा करने और एक प्राचीन रहस्य को उजागर करने का आदेश दे रही थी। आवाज ने उसे ये भी बताया कि उसकी नियति उससे कहीं बड़ी है जितना वह जानता है। करण जाग गया और उसने अपने सपने के बारे में वीर और अर्जुन को बताया। दोनों भाइयों ने उसे यात्रा पर जाने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि वे उसके जीवन को लेकर चिंतित थे। लेकिन करण जानता था कि यह केवल एक सपना नहीं था, बल्कि एक आह्वान था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने अपने राज्य का भार वीर और अर्जुन को सौंपा और एक छोटे से दल के साथ उस दूर देश की यात्रा पर निकल पड़ा जिसका उसने सपने में देखा था। उसकी यात्रा लंबी और अनिश्चित थी।
उसे अनजान भूभागों को पार करना पड़ा, अजीबोगरीब लोगों से मिलना पड़ा और कई रहस्यमय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसे एक प्राचीन मंदिर मिला जो एक गुमनाम सभ्यता के खंडहरों के बीच छिपा हुआ था। मंदिर के अंदर उसे एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें उस प्राचीन रहस्य के बारे में लिखा हुआ था जिसका उसने सपने में सुना था। पुस्तक में बताया गया था कि सदियों पहले इस दुनिया पर शक्तिशाली देवताओं का शासन था। देवताओं के पास असीम शक्तियां थीं, लेकिन वे आपस में लड़ते रहते थे जिससे दुनिया में अशांति फैलती थी। अंततः देवताओं ने फैसला किया कि वे अपनी शक्तियों को कुछ चुने हुए मनुष्यों को सौंप देंगे जो दुनिया में शांति और व्यवस्था बनाए रखेंगे। करण को पता चला कि वह उन चुने हुए मनुष्यों में से एक था। उसके भीतर देवताओं की कुछ शक्तियां निहित थीं जो धीरे धीरे जागृत हो रही थीं। उसके सपने में सुनाई देने वाली आवाज वास्तव में एक प्राचीन देवता की आत्मा थी जो उसे उसकी नियति के बारे में बताने आई थी। पुस्तक में यह भी बताया गया था कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो देवताओं की शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहते थे। ये लोग अंधेरे ताकतों के सेवक थे और वे दुनिया को अराजकता और विनाश की ओर ले जाना चाहते थे। करण को इन अंधेरे ताकतों का मुकाबला करना था और दुनिया को बचाना था। करण को अपनी असली पहचान और अपनी नियति का पता चल गया था। वह अब केवल सूर्यगढ़ का राजा नहीं था बल्कि दुनिया का रक्षक बनने वाला था। उसने तुरंत सूर्यगढ़ लौटने का फैसला किया। उसे अपने भाइयों और अपनी प्रजा को अपनी खोज के बारे में बताना था और आने वाले खतरे के लिए उन्हें तैयार करना था। जब करण सूर्यगढ़ लौटा तो वीर और अर्जुन उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे गले लगाया और उसकी कुशलता के बारे में पूछा। करण ने उन्हें अपनी यात्रा और अपनी खोज के बारे में विस्तार से बताया। शुरू में वीर और अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब करण ने उन्हें पुस्तक दिखाई और अपनी कुछ नई शक्तियों का प्रदर्शन किया तो वे समझ गए कि उसका सपना सच था। तीनों भाइयों ने मिलकर अंधेरे ताकतों का मुकाबला करने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को मजबूत किया, नए योद्धाओं को प्रशिक्षित किया और अपने राज्य की सीमाओं को और अधिक सुरक्षित बनाया। करण ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करना सीखा। वह अब हवा को नियंत्रित कर सकता था, आग पैदा कर सकता था और भविष्य के कुछ दृश्यों को देख सकता था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग अपने लोगों की मदद करने और अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए किया। कुछ समय बाद अंधेरे ताकतों ने सूर्यगढ़ पर हमला कर दिया। उनकी सेना में भयानक राक्षस और काले जादू के स्वामी शामिल थे, लेकिन करण और उसके भाइयों ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया। वीर ने अपनी विशाल शक्ति से दुश्मनों को रौंद डाला, अर्जुन ने अपनी तेज तीरंदाजी से उन्हें मार गिराया और करण ने अपनी नई शक्तियों और अपनी बुद्धि का उपयोग करके उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। एक भयंकर युद्ध के बाद करण और उसके भाइयों ने अंधेरे ताकतों को हरा दिया। उनका नेता, एक शक्तिशाली जादूगर, करण के हाथों मारा गया। दुनिया एक बार फिर खतरे से मुक्त हो गई थी। करण को अब पूरी दुनिया में एक महान नायक के रूप में जाना जाता था। उसने अपनी नियति को स्वीकार किया था और दुनिया को अंधेरे से बचाया था। वह हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता रहा और एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में शासन करता रहा। और इस तरह अनगढ़ा इस्पात की कहानी समाप्त होती है, एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया और न केवल अपने राज्य को बचाया बल्कि पूरी दुनिया का रक्षक बन गया। उसकी कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और अपनी सच्ची क्षमता को पहचानने के महत्व की कहानी है।